हेलो। तो अब हम बात करते हैं डिस्टिलेशन कॉलम के पीएनआईडी के बारे में कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, उसकी वजह यह है कि बहुत ही छोटे फॉन्ट साइज़ में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं आपको रीड करके बताता हूँ। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारे पास मेन डिस्टिलेशन कॉलम, ठीक है। और डिस्टिलेशन कॉलम में फीड इंटर होगा, और फीड इंटर होने से पहले फीड के साथ हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं इसको भी देख लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं ये है हमारे पास फीड, ठीक है। ये है फीड जो कि स्टोरेज टैंक से आ रहा है। फीड स्टोरेज टैंक में आने से पहले सबसे पहले ये इंटर होगा हमारे पास यहाँ पर हीट एक्सचेंजर में, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ये फीड का पाइप आया और ये आने के बाद आया हमारे पास हीट एक्सचेंजर में। ये मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये रहा, ये हमारे पास फीड आया और ये फीड आने के बाद ये आ गया है हमारे पास दो हीट एक्सचेंजर में। हीट एक्सचेंजर में आने के बाद दोबारा ये एक थर्ड हीट एक्सचेंजर में आया और फिर उसके बाद ये आ गया है हमारे पास डिसॉल्टर में, ठीक है। तो हीट एक्सचेंजर में आने की वजह ये है कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है, और इसका टेम्परेचर पहले भी बताया गया है कि ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टी ऑफ द क्रूड। इसका टेम्परेचर 120-140 तक भी हो सकता है और इसका टेम्परेचर 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी हो सकता है। तो डिसॉल्टर में आने के बाद यहाँ से इम्प्योरिटीज़ रिमूव होंगी, जो सॉल्ट कंटेंट होते हैं वो रिमूव होंगे। और उसके बाद डिसॉल्टर जो है, डिसॉल्टर से क्रूड हमारे पास आएगा पंप के थ्रू हीट एक्सचेंजर्स में, और हीट एक्सचेंजर में आने के बाद ये हमारे पास इंटर होगा फर्नेस में, ठीक है। अच्छा, ये हीट एक्सचेंजर में हीट कैसे इंक्रीज़ हो रहा है? आपको पता है कि हम क्रूड जो है हमारे पास वो है कोल्ड लिक्विड, जो कि हीट एक्सचेंजर में इन हो रहा है, और जो हॉट लिक्विड आ रहा है हीट एक्सचेंजर में वो है डिस्टिलेशन कॉलम का प्रोडक्ट। इसके डिस्टिलेशन कॉलम में जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो लाजमी सी बात है हाई टेम्परेचर पर होंगे। तो उस हाई टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट है उससे हम हीट एक्सचेंज करवा रहे हैं और अपने क्रूड को प्रीहीट कर रहे हैं। तो डिसॉल्टर के बाद हमारे पास क्रूड आ गया है ये फर्नेस में। फर्नेस में इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज़ यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा 710 फ़ारेनहाइट तक इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा यहाँ पर। अच्छा, फर्नेस से ऊपर एक छोटा सा एक और सर्किट नज़र आ रहा होगा जो कि स्टीम जनरेट करता है, और जो हमारा फर्नेस में एयर यूज़ हो रहा है उस एयर को प्रीहीट करते हैं। वो कैसे? वो इस तरह से कि ये हमारे पास एयर यहाँ से इन हुआ, यहाँ पे इन होने से पहले एक फ़िल्टर लगा हुआ होगा जो कि यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, ब्लोअर के थ्रू इन हुआ, एक एयर प्रीहीटर है। यहाँ से प्रीहीट होने के बाद एयर हमारा फर्नेस में इंटर हो गया। एयर किस मीडियम के थ्रू प्रीहीट हो रहा है? वो मीडियम है हमारे पास फ्लू गैसेस। ये जो आप क्रूड डिस्चार्ज हीटर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका ये डिस्चार्ज आउटलेट है जो कि फ्लू गैस का आउटलेट है, ये इंटर हो रहा है प्रीहीटर में। तो फ्लू गैस जिसका टेम्परेचर 800 फ़ारेनहाइट तक होता है, या 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है हमारे पास फ्लू गैस का टेम्परेचर होता है, उससे हम एयर को प्रीहीट करते हैं, और प्रीहीट करने के बाद एयर को इंटर करवाते हैं अपने फर्नेस में। और फर्नेस की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है अगर एयर का टेम्परेचर हाई हो, तो इस वजह से हम एयर का टेम्परेचर हाई करवाते हैं। और ये आप देख रहे हैं फ्लू गैस फर्नेस ऑयल, ये फर्नेस के बर्नर को जो बर्न करने के लिए हम ये फ्यूल गैस को यूज़ करते हैं। यहाँ से हमारे पास इंटर हो गया है यहाँ से हमारे पास क्रूड इंटर हो जाता है कॉलम में। अच्छा, क्रूड के साथ एक और चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि पहले अभी डिस्कस किया गया है कि बॉटम के सर्किट में हम या तो स्टीम को यूज़ करते हैं या तो हम रीबॉयलर को यूज़ करते हैं। यहाँ पर स्टीम को यूज़ किया गया है रीबॉयलर के सर्किट में। रीबॉयलर नहीं है, सिर्फ स्टीम है। यहाँ पर स्टीम का फ्लो रेट भी दिया हुआ है 1200 LB/h। 1200 LB/h ये स्टीम का फ्लो रेट है जो कि एंटर होगा स्टीम के कॉलम के बॉटम से।
फिर कॉलम में सेपरेशन हुई। सेपरेशन होने के बाद कॉलम का ये ओवरहेड प्रोडक्ट निकला। ओवरहेड प्रोडक्ट निकलने के बाद जाएगा हमारे पास एक फिन फैन कूलर में। ये कूलर क्या कर रहा होता है कि हमारा जो ओवरहेड प्रोडक्ट निकलता है उसका टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता रहता है। तो फिन फैन कूलर जो एक मेंटेन टेम्परेचर प्रोवाइड करता है कि ये जो फिन फैन कूलर है ये टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन को रिड्यूस करता है। और फिर ये फिन फैन कूलर के बाद आता है हमारे पास कंडेंसर में, और कंडेंसर में लिक्विफाई होता है हमारा वेपर, ओवरहेड वेपर। और फिर ये आता है एक्यूमुलेटर में, जिसको हम 3 फेज सेपरेटर भी कह सकते हैं। और फिर ये 3 फेज सेपरेटर से जो हमारा वेपर डिस्चार्ज होता है वो कहलाता है फ्यूल गैस, जो कि जाता है फ्लेयर में। और सेकंड है हमारे पास वाटर, जो कि वाटर, अच्छा, इसके बॉटम से वाटर रिमूव होगा और ये वाटर फिर पंप के थ्रू चले जाएगा हमारे पास वाटर टू सोर वाटर स्ट्रीपर में। इसमें हम क्या करेंगे कि उस वाटर को रीजनरेट करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ये वाटर दोबारा हमारे पास बॉयलर में जाता है, बॉयलर से स्टीम जनरेट होता है और उस स्टीम को हम दोबारा यूज़ करते हैं अपने कॉलम में। तो इसलिए ये जो बॉयलर फीड वाटर होता है इसे हम वेस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद जो ओवरहेड से लिक्विफाई हुआ था प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा नेप्था प्लांट में, और इसमें जो नेप्था होगा उसे हम फर्दर फीड करेंगे। और उसके बाद हमारे पास आ गया है एक कट, ये रहा, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे पास 3 कट हैं, एक ये और एक ये। ये है हमारे पास केरोसिन का कट, ये है हमारे पास लाइट गैस ऑयल का कट, ये है हमारे पास हेवी गैस ऑयल का कट। ठीक है, केरोसिन का जो कट है इसके बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो यहाँ पर एक स्ट्रीपर लगा हुआ है। स्ट्रीपर क्या करेगा कि केरोसिन आएगा स्ट्रीपर कॉलम में, यहाँ पे 3 से 4 ट्रेज होते हैं। नीचे स्टीम हम फ्लो करवा रहे होते हैं या स्टीम को हम पर्च कर रहे होते हैं। उससे क्या होता है कि जो लेटर कंपोनेंट होते हैं वो वेपर फॉर्म हो करके हमारे पास दोबारा कॉलम में इंटर हो जाते हैं। तो यहाँ पे वेपर जो हमारे पास लेटर कंपोनेंट है उसके लॉसेस कम हो जाते हैं। फिर इस स्ट्रीपर का जो बॉटम प्रोडक्ट है वो पंप के थ्रू हीट एक्सचेंजर में जाएगा। अच्छा, आपको पता है कि बॉटम प्रोडक्ट का टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, तो जो हमारे पास फीड का क्रूड था, ये जो क्रूड था फीड का, उससे हम हीट एक्सचेंज करवा करके केरोसिन का टेम्परेचर डाउन करते हैं और हमारे पास फीड का क्रूड का टेम्परेचर हाई हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद केरोसिन यहाँ से पास आउट होने के बाद केरोसिन टू हाइड्रोट्रीटर, या तो वो हाइड्रोट्रीटर में चले जाएगा फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, या तो हम इसे एक फिन फैन कूलर में लेकर के जाएंगे। उसके बाद हम इसे कास्टिक वॉश करेंगे, और ये कास्टिक वॉश जो है अक्सर सल्फ़र रिमूवल के लिए यूज़ करते हैं। फिर ये वाटर वॉशिंग टावर, यहाँ पर भी इसमें हम और जो वाटर इम्प्योरिटीज़ होती हैं केरोसिन में उसे यहाँ पर रिमूव किया जाएगा। सॉल्ट डाई कंपोनेंट को रिमूव किया जाएगा, और फिर ये हमारे पास चले जाएगा जेट कैरो टू स्टोरेज टैंक, मतलब कि जो जेट फ्यूल होता है या एविएशन टरबाइन फ्यूल होता है उसके स्टोरेज टैंक में जाएगा। कुछ एडिटिव्स को ऐड किया जाएगा और फिर इसे हम टरबाइन के इंजन में यूज़ कर सकते हैं इस फ्यूल को। सेकंड कट है हमारे पास लाइट गैस ऑयल ये कट आ रहा है, और इसके बाद जो इसका बॉटम प्रोडक्ट है वो हीट एक्सचेंजर में जाएगा। हीट एक्सचेंजर के बाद एक कंडेंसर में जाएगा, कंडेंस होकर के लिक्विफाई होगा। लिक्विफाई होने के बाद ये फिन फैन कूलर में जाएगा। फिन फैन कूलर के बाद या तो हम एलजीओ को स्टोरेज टैंक में लेकर के जा सकते हैं, या तो हम इसे एक साइड कट निकाल करके हाइड्रोट्रीटर में लेकर के जा सकते हैं, या तो हम इसका एक साइड कट निकाल करके इसका टेम्परेचर और मज़ीद डाउन करने के बाद
हम उसे फर्दर प्रोसेसिंग में यूज़ कर सकते हैं हाइड्रो ट्रीटर वगैरह में। ठीक है, तो इसके डिफरेंट सिनेरियो है और ये डिफरेंट मल्टीपल वे में ट्रैवल करता है। और फिर वही लाइट गैस ऑयल में हम स्टीम को यूज़ करेंगे। जो भी लेटर कंपोनेंट होंगे वो दोबारा हमारे पास कॉलम में इंटर हो जाएगा। ये रहा, वो कॉलम में इंटर हो रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद नीचे कट आता है हेवी गैस ऑयल का। हेवी गैस ऑयल जो हमारे पास रिमूव होगा यहाँ से, वो सबसे पहले पंप के बाद हीट एक्सचेंजर के बाद कंडेंसर के बाद हेवी गैस ऑयल के स्टोरेज टैंक में ये स्टोर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो हम स्टीम को यूज़ कर रहे हैं वो स्ट्रिप आउट करेंगे, यहाँ पर पर्च करवाएंगे स्टीम को। उससे क्या होगा कि जो लेटर कंपोनेंट है वो स्ट्रिप आउट होने के बाद वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और दोबारा इंटर हो जाएगा हमारे डिस्टिलेशन कॉलम में, जो कि वेपर फॉर्म में लाइटर कंपोनेंट होंगे। अच्छा, तो ये हमारे पास 3 कट होगा। इस तीनों कट के स्ट्रीपर को हम स्टीम प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये स्टीम कहाँ से आ रहा है? ये स्टीम आ रहा है हमारे क्रूड ऑयल के फर्नेस से, या आप इसको इस तरह से कह लें कि जो हमारे पास स्टीम होती है बॉयलर की, उसे हम क्रूड ऑयल के फर्नेस में इंटर करवाएंगे, उसे हम मज़ीद हीटअप करेंगे और वो स्टीम 2 जगहों पर यूज़ होगी। सबसे पहले डिस्टिलेशन कॉलम के बॉटम में वो स्टीम यूज़ होगी और वही स्टीम को हम स्ट्रीपर के कॉलम में भी इंटर करवाते हैं। तो ये तो हमारे पास बात हो गई स्ट्रीपर के बारे में। अब हम बात करते हैं पंप अराउंड के बारे में। तो पंप अराउंड कहाँ पर है? पंप अराउंड ये रहा, ये देखें, ये 28 ट्रे से एक स्ट्रीम डिस्चार्ज हुई है, कट रिलीज़ हुआ है यहाँ पे, पंप में आया। पंप में आने के बाद हीट एक्सचेंजर में स्ट्रीम का टेम्परेचर डाउन किया गया है और दोबारा वो इंटर हो रही है हमारे पास अपर ट्रे में। ठीक है, तो ये तो है हमारे पास एक पंप अराउंड। सेकंड का है, सेकंड ये रहा, तो ये आ रहा है नंबर 9 से एक स्टीम का कट यहाँ पे लिया गया, वो आया है हमारे पास पंप के थ्रू आया उसमें पंप के थ्रू आया हीट एक्सचेंजर में। यहाँ से जो फीड में का क्रूड था उसे हीटअप किया गया और स्टीम का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। फिर वो आया हमारे पास एक कंडेंसर में, टेम्परेचर मज़ीद डाउन होगा। फिर वो यहाँ से आउटलेट इसका आ गया है यहाँ पर 9-10 ट्रे से ऊपर वाली ट्रे में, या आप ये कह लें कि जिस तरह से एक पंप अराउंड का फेनोमेना होता है उसी तरह से ये एक और मज़ीद पंप अराउंड यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये हो गया हमारे पास पंप अराउंड, स्ट्रीपर्स हो गए। अच्छा, डिस्टिलेशन कॉलम का जो बॉटम प्रोडक्ट है वो बॉटम प्रोडक्ट ये रहा, ये आएगा हमारे पास पंप में, पंप के बाद हीट एक्सचेंजर में, जिससे हम क्रूड को हीटअप करेंगे, क्रूड के क्रूड को हीटअप करेंगे। फिर वो आया मज़ीद हीट एक्सचेंजर्स में, जिससे टेम्परेचर और मज़ीद डाउन होगा हमारे पास बॉटम प्रोडक्ट का। फिर वो एटमॉस्फेरिक रेजिड्यू चले जाएगा हमारे पास वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट में। ठीक है, या तो वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट में चले जाएगा या तो हम इसे फ्यूल ऑयल के स्टोरेज टैंक में यूज़ कर लेंगे। और ये एक हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है जो कि ये शो कर रहा है कि इसका टेम्परेचर मज़ीद डाउन किया जाएगा। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ये कहलाता है हमारे पास कंडेंसर, और कंडेंसर में जो ये वाला एरो शो कर रहा है इसका मतलब ये है कि ये किसी यूटिलिटी के स्टीम के साथ कंडेंस हो रहा है, मतलब कि इसे कंडेंस करवाने के लिए हम कोल्ड वाटर को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी आप देख लें कि यहाँ पर हम टेम्परेचर डाउन करने के लिए कोल्ड वाटर को यूज़ कर रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये हीट एक्सचेंजर कहलाता है, जिसका मतलब ये है कि हम अपने प्रोडक्ट में जो स्ट्रीम है उसका टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं और जो क्रूड का टेम्परेचर है उसे हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, जो हमारे पास फीड में क्रूड का टेम्परेचर है उसे इंक्रीज़ कर रहे हैं।
तो ये दोनों डिफरेंस हैं इन दोनों में। और यहाँ पर स्टीम के थ्रू हम इसका टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं। तो ये एक सिंपल सी डायग्राम थी। तो हम आने वाले वीडियो में मज़ीद डिस्कस करेंगे अपने वैक्यूम डिस्टिलेशन के बारे में कि वो किस तरह से वर्क करता है। तो आज तक के लिए इतना ही था। खुदा हाफिज़।